वेलकम वेलकम बच्चों। क्लास 12 के हम लोगों ने फिजिक्स की क्लास वापस ले आई। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ा था। ठीक, क्या हम लोग बात करें? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक तो मेरी हिंदी, कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हम लोगों ने लास्ट टाइम उसका सूत्र पढ़ लिया था, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हम लोग इस सूत्र को पहले ध्यान में रखेंगे। ठीक, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हम लोगों ने सूत्र तक पूरा इसका सवाल सॉरी सवाल कह रहा हूँ, नियम पूरा पढ़ लिया था। इस नियम में कुछ चीजें बतानी रह गई थी, अभी हम लोग उसी पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले हमको क्या बतानी रह गई थी? के बारे में। के बारे में, के क्या है? एक कांस्टेंट है, यानी कि नियतांक है। क्या है? के है एक कांस्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं। कांस्टेंट है, इस के को हम लोग क्या बोलते हैं? इस के को हम लोग बोलते हैं परावैद्युतांक। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक। अब जो आप लोगों ने ये वाला परावैद्युतांक पढ़ा था, ये वाला परावैद्युतांक किसी वायु या निर्वात वाला परावैद्युतांक था, जिसका मान 9 × 10⁻⁹ था। ठीक, जिसका मान 9 × 10⁻⁹ के आसपास आ रहा था। तो ये निर्वात या वायु के लिए है। लेकिन इन केस हम लोगों ने कूलाम के नियम में पढ़ा था कि यहाँ पर हमने रखा Q1 और R दूरी पर हम लोगों ने रख दिया एक बिंदु आवेश Q2। इन दोनों के बीच एयर भरी होगी तो सूत्र ये वाला लगेगा। लेकिन इन केस इन दोनों के बीच हम कोई ऐसी वस्तु रख दें, है ना, कोई कुचालक रख दें, या फिर कोई चालक, या फिर कोई धातु रख दें। यदि हम इनके बीच कोई धातु या कोई कुचालक रखेंगे तो ये धातु और कुचालक दोनों में से किसी को भी हम लोग क्या बोलेंगे? परावैद्युत। परावैद्युत बोलेंगे। परावैद्युत यानी कि डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक बोलेंगे। अब ये जो परावैद्युत होते हैं, कुचालक के रूप में अगर देखा जाए तो इसे हम मोम भी कह सकते हैं, मोमबत्ती यानी, लाख भी कह सकते हैं, कांच भी कह सकते हैं। ठीक, ग्लास जैसे कहा जाता है ना, कांच। तो ये मोम, लाख, कांच कोई भी हो सकता है यदि इसके बीच रख दिया जाए। धातु यानी कि कोई मेटल रख दिया जाए, सोडियम वगैरह कोई भी धातु रख दी जाए। तो हम इसके बीच जब धातु रख देंगे तो एक बात याद रखना, यदि इसके बीच धातु रखेंगे यानी कोई परावैद्युत रखेंगे तो परावैद्युत रखने के कारण इसका जो बल होता है वो घट जाता है। अगर परावैद्युत रखेंगे तो परावैद्युत के कारण क्या बल लगे? परावैद्युत के कारण ये बल लगेगा, एफ के। दिख रहा है कि नहीं? एफ के इज इक्वल टू, यानी परावैद्युत के कारण एफ के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये जो के की वैल्यू है ये परावैद्युत यानी कि किसी भी प्रकार के धातु या कुचालक के रखने के कारण आता है। ठीक, अगर हम लोग कुचालक रखेंगे तो कुचालक में के का मान 1 से अधिक रहेगा। के का मान 1 से अधिक ही रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाती है? एफ के डिवाइडेड बाई एफ इज इक्वल, सॉरी 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 सॉरी, एफ इज इक्वल एफ अपॉन एफ के इज इक्वल टू के। यानी कि के की वैल्यू इसके बीच तो वैसे ही रहेगी, अगर ये बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। परंतु अगर हम कोई कुचालक या परावैद्युत के रूप में रखते हैं तो इसका मान एफ के से हो जाएगा, यानी कि कुचालक के कारण हो जाएगा या धातु के कारण हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो एफ प्रोपोर्शनल टू 1/F आ रहा है। इसका मतलब अगर कोई परावैद्युतांक हम बढ़ाएंगे, कुचालक के रूप में रखेंगे, धातु के रूप में रखेंगे, तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होगा उसका मान हमेशा घटता चला जाएगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग। यदि हम दोनों बिंदु आवेशों के बीच कोई परावैद्युत रखते हैं, चाहे वो धातु हो चाहे वो कुचालक, तो उनका मान सदैव घटता चला जाता है। इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम आगे कुछ और बातें पढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप में महत्व। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप में
बड़ा नाम है यार, महत्व। कूलाम के नियम का महत्व या फिर कूलाम के नियम के बारे में सिद्धांत वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। एक तरह से कूलाम का एक छोटा सा पॉइंट सी है जिसको आपको बस याद रखना है। मोस्टली ज्यादा पूछा नहीं जाता, बट याद रख लोगे तो क्या ही चलो जा रहा है। पहला इसका नियम जो है कहता है, अब हाँ दूसरी चीज हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में ले रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटी माने ऐसे तीर लगेगा, वेक्टर क्वांटिटी जानते हो ना, सदिश राशि अदिश राशि, तो यहाँ पे तीर का निशान लगेगा। में पहला कहता है कि यदि दोनों बिंदु आवेश यानी कि Q1 व Q2 के कारण जो दोनों पर बल लगता है, कौन कौन सा बल लगता है? Q1 के कारण Q2 पर बल F12 व Q2 के कारण Q1 पर बल यानी कि F21, जो बल लगता है वो कैसे होते हैं? वो होते हैं बराबर तथा विपरीत। यानी कि दोनों के कारण जो दोनों पर बल लगेगा वो कैसा होगा? बराबर और विपरीत होता है। चलो इसको हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा। ड्रॉ करके देखें। ये रहा हमारा Q1 आवेश, ये रहा हमारा छोटा छोटा बना रहे, बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। ये रहा हमारा Q1 आवेश, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल। अभी देखो Q1 के कारण बल इधर लगेगा, विपरीत मान लो ये समान प्रकृति के हैं, तो Q1 के कारण जो बल लगेगा वो इधर लगेगा, ठीक, इधर लगेगा। या तो बल इधर लगेगा, या तो इसको अपने से दूर ढकेलेगा या तो इसको अपनी ओर खींचेगा। अगर दूर ढकेले या पास खींचे तो क्या होगा? अरे यार क्या बोलेंगे इसको? Q1 के कारण Q2 पर बल, और सेम टू सेम ये वाला इस पर जब बल लगे या तो इसको दूर ढकेलेगा या तो इसको अपनी ओर खींचेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे Q2 के कारण Q1 पर बल, ठीक, इसके कारण इस पर बल, इसके कारण इस पर बल। यहां तक की बात है क्लियर? ये जो मैंने नीचे तीर बनाया है समझाने के लिए बनाया है, ठीक। F2 के कारण F1 पर बल, F1 के कारण F2 पर बल। ये जो होगा दोनों को या तो आपस में आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, दूर ढकेलेगा, परंतु ये जो दो बल होंगे ये बराबर होंगे और एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक दूसरे के विपरीत का मतलब अगर एक दूसरे वाले आवेश को इधर खींचेगा तो ये वाला आवेश भी इधर नहीं खींचेगा। अगर ये वाला आवेश ये वाले को इधर खींचेगा तो ये वाला आवेश उस वाले को इधर खींचेगा। माने कि एक इधर खींच रहा है तो दूसरा उधर खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को ऐसे खींचा। ऐसा नहीं कि ये वाला इसको इधर खींच रहा है तो ये वाला भी इधर ही भागा आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। दोनों पर उल्टा उल्टा बल लगेगा। अगर सामने वाला उसको ऐसे खींचा है तो ये वाला भी उसको ऐसे खींचेगा, तो दोनों आपस में ऐसे पास आएंगे या तो दोनों एक दूसरे को दूर ढकेलेंगे, विपरीत दिशा में जाएंगे। तो आपको देख करके कुछ ऐसा नहीं लग रहा? आपको कुछ कक्षा 10 वाली फील नहीं आ रही? नहीं आ रही तो मैं फील कराता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 10 में फिजिक्स वाले चैप्टर 2 में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। और उस गति के तीसरे नियम में हमने एक चीज पढ़ी थी, यदि दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे पर बल लगाती हैं, एक वस्तु के कारण दूसरे पर बल लगता है, तो एक वस्तु के कारण दूसरे पर जब बल लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वाली वस्तु पर उतना ही बल लगाती है परंतु विपरीत बल लगाती। क्या मैंने बोला? उतना ही बल लगाती है परंतु विपरीत लगाती। तो ये कॉन्सेप्ट सेम नहीं लग रहा आपको थोड़ा? अगर ये इस पर बल लगा रहा है तो ये भी उस पर बल लगा रहा है, उतना ही बल लगा रहा है परंतु विपरीत। तो एक तरह से ये क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म हो गया, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म, क्रिया प्रतिक्रिया का युग्म। यानी कि ऐसा जोड़ा, ऐसा पेयर जो आपस में क्रिया प्रतिक्रिया बल को लगाता है एक दूसरे पर, ठीक। इसीलिए हम लोग इसको न्यूटन के तीसरे गति का नियम क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं। इसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहते हैं, याद रखना।
चलो अगर ये समझ में आ गया नोट कर लो। अब हम लोग इसके बाद तीसरा कह रहा हूँ, दूसरा लिख के समझाऊंगा। दोनों आवेशों, कौन कौन से आवेश, Q1 व Q2, मैंने लिख दिया। दोनों आवेशों Q1 व Q2 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगने वाला बल, यानी कि इन दोनों आवेशों को जो रेखा मिलाती, जो रेड लाइन से मैंने पीछे खींचा है, इन दोनों पर जो बल Q1 के कारण Q2 के कारण Q1 पर लगता है, Q1 के कारण Q2 पर लगता है, वो परस्पर कैसे होते हैं, विपरीत होते हैं। ये हम लोगों ने पहले नियम में ही समझ लिया। लेकिन पहले ही नियम से दूसरा नियम भी बनता है। क्या बनता है? अर्थात स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होता है। स्थिर वैद्युत बल केंद्रीय बल होता है, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बल जो होता है वो सेंट्रल फोर्स माना जाता है। सेंट्रल फोर्स कैसे माना जाता है? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप तराजू ले लो, तराजू माने वो वाला लटकाने वाला। अगर आप तराजू ले लो रस्सी वाला, और एक तरफ आप 5 किलो रख दो और दूसरी तरफ भी 5 किलो के बराबर कोई वस्तु रख दो। जब आप दोनों तरफ 5-5 किलो रख दोगे तो तराजू क्या होगा? थोड़ी देर में बल एक दूसरे पर लगाते 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 एक जगह रुक जाएगा। और जो तराजू के ऊपर का ऐसे जो कांटा नहीं होता, ऐसे जो ऐसे लगा होता है, ऐसे ऐसे वो बीच में आकर के टिक जाएगा जीरो पर। उसका विक्षेपण जो होगा ऐसे ऐसे हो रहा था, अब वो बीच में आकर के रुक जाएगा। इसका मतलब दोनों पर जो बल लग रहा है वो एक बैलेंस फोर्स है। अब ये भी कक्षा 10 की बात हो गई। संतुलित बल आपने पढ़ा था ना, संतुलित बल और असंतुलित बल, यानी कि जब दोनों पर बल समान लगता है, इक्वल लगता है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो कैसा बल लग रहा है? सेंट्रल फोर्स लग रहा है, केंद्रीय बल लग रहा है। यानी कि दोनों पर जो बल लग रहा है बराबर लग रहा है, विपरीत लग रहा है, इसलिए दोनों पर किसी भी प्रकार का असर जो है वो नहीं हो रहा। ये दोनों अपनी ही जगह पर अटके हुए हैं, कहीं से हिल विल नहीं रहे हैं। ठीक, ये बात है। तो अगर आपको ये दोनों समझ में आ गया हो तो इसे नोट कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि इसके कारण इस पे लगेगा, इसके कारण इस पे लगेगा, या तो इसके कारण इस पे लगेगा तो इसके कारण इस पे लगेगा। अब आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताने जा रहा हूं कि बहुल आवेशों के कारण जो बल लगता है उसका क्या मान होता है। यानी कि अभी तो आप लोगों ने पढ़ा Q1 Q2, अब मैं यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Qn यानी कितने भी नंबर तक लेके चला जाए, यानी बहुल आवेशों का निकाय बना दूं, तब उसमें क्या मान होगा और क्या उसका नियम होगा, ये हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं इरेज करके उसका नियम की परिभाषा लिख दूंगा। परिभाषा लिखने के बाद फिर मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा। हाँ, तो मैंने किसी तरीके से, मेरा मार्कर चल नहीं रहा था तो बड़ी मेहनत करके मैंने ये पूरा लिख डाला है, घंटे घंटे वेस्ट करके, है ना। मेरे पास तो कोई स्क्रीन बोर्ड है भी नहीं कि मैं जल्दी से उसमें पीपीटी लगा दूं और फटाफट आपको पढ़ा दूं, तो मुझे तो बड़ा दिमाग लगा के लिखना पड़ता है। देखो आगे मैंने क्या लिख दिया, यदि किसी निकाय में अनेक आवेश हों, यदि किसी निकाय में क्या हो, अनेक आवेश हों, तो उनमें से किसी एक पर, मैंने अभी आप लोगों को, मैं इसके बाद जब उसको कराऊंगा आप लोगों को पूरा प्रैक्टिकल टाइप का कराकर, तो उसमें बताऊंगा किसी एक आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण, अन्य आवेशों के कारण जो बल उस पर लगे होते हैं या लगते हैं, सभी बलों के वेक्टर योग यानी कि वेक्टर क्वांटिटी के योग के बराबर होता है। यानी कि आपके पास निकाय में मल्टीपल आवेश हैं, कई सारे आवेश हैं, और उनमें से किसी एक आवेश पर सारे आवेश मिलकर के बल लगाते हैं, तो जितने आवेश मिलकर के बल लगाएंगे उस पर जो बल एट द मोमेंट, मतलब एट द लास्ट हमको योग करने के बाद मिलेगा, तो वो जो बल का मान होगा वो सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के वेक्टर योग के बराबर होगा। यही लिखा है मैंने यहाँ पर, जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक, इसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। इसको आप ये भी कह सकते हो
प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इंग्लिश में अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी को आप लोग इन्फोर्समेंट भी कह सकते हैं, यानी किसी के ऊपर बल थोप दिया जाए। माने कि सपोज दैट एक यहाँ पर बल है और यहाँ पर मतलब एक आवेश है और तीन आवेश मिल करके इसके ऊपर अलग अलग जगह से बल लगा रहे हैं, अलग अलग जगह से बल लगा रहे हैं, तो इस पे जो नेट बल की वैल्यू होगी वो इसके द्वारा, इसके द्वारा और इसके द्वारा, ये तीनों के द्वारा लगाए गए बल के वेक्टर योग के बराबर होगी। ठीक, यानी कि ये तीनों बल इसके ऊपर थोप रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। अध्यारोपित कर रहे हैं बल, तो इसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं। इसको नोट कर लो, ये बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो हम लोग इसके आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट, अभी क्या भी पूरा। देखो सपोज दैट यहाँ पर एक आवेश है Q1, यहाँ पर एक आवेश है Q2, यहाँ पर एक आवेश है Q3 और यहाँ पर मान लेते हैं आवेश है Qn। Qn का मतलब बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, हम Qn इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 कितने भी आप आवेश ले लो, इट डजेंट मैटर, हम Q1 ले लिया, यानी कि एंड कर दिया हम लोगों ने बात करके। तो Q1 पर हम मान लेते हैं कि इन तीनों के कारण बल लगता है, तो Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल, इसका वेक्टर वैल्यू क्या होगी? Q21 यानी कि F21, और Q3 के कारण जो बल लगेगा इसकी वेक्टर क्वांटिटी में वैल्यू क्या होगी? F31, और Qn के कारण Fn1। Fn1 का मतलब n के कारण 1 पर लगने वाला बल। इसको डॉटेड लाइन बता देते ना, लेट मी कन्वर्ट इनटू इट डॉटेड। अब ठीक लग रहा है, ठीक है। यानी कि Q2 के कारण Q1 पर लगता है F21 बल, Qn के कारण लगता है Fn1 और Q3 के कारण लिखा है F31 बल। ये तीनों बल किस पर, इन तीनों के कारण बल किस पर लगता है? Q1 पर लगता है। तो जो Q1 का नेट बल होगा, जो Q1 का नेट बल होगा, Q1 का नेट बल क्या होगा? F1। Q1 का नेट बल, अरे मेरे से एक भारी मिस्टेक हो रही है क्या? मेरे से भारी मिस्टेक ये हो रही है कि मैंने उल्टा लिख दिया, थोड़ा सा इसको देखना, इसको मैंने उल्टा लिख दिया। ये F13 होगा, ये F1n होगा, ये F12 होगा, ठीक है। चलो, तो हमने क्या बोला कि F1 के कारण, माने F1 पर जो बल का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा ये F12 प्लस F13 डॉट 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 F1n, यही आएगा, यही होगी इसकी वैल्यू। बस इतना ही तो जानना है आप, बस इतना ही तो जानना है आपको, यही आएगी इसकी वैल्यू। इसको आप अलग करने के लिए इसको पूरा फुल लाइन भी कर सकते हो, डॉटेड लाइन भी कर सकते हो, वो तो समझाने के लिए मैंने कर दिया। यानी कि F1 पर बल लगेगा F2 के कारण और F3 के कारण, Fn के कारण जो बल रहेगा उन सब का मान कैलकुलेट करके जोड़ना है और वही होगा आपका F1 पर लगने वाला ओवरऑल बल, नेट बल। अब आपको पता ही है F12 का मान कितना होगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 R स्क्वायर, यहाँ पे Q1 Q3 हो जाएगा, यहाँ पे Q1 Qn हो जाएगा। ये बात याद रखना, हर जगह Q1 Q2 नहीं होगा। यहाँ पे F1 F2 है ना, यानी कि पहला आवे दूसरा Q1 Q2, पहला आवे तीसरा यानी Q1 Q3, पहला आवे nवा आवे यानी Q1 Qn, ऐसे आप करके लिख सकते हो। फिर इन लोगों को कैलकुलेट करने के बाद जो लास्ट में आंसर आएगा वही होगा F1 पर लगने वाला
आवेश, अध्यारोपित बल। चलो ये समझ में आ गया है, तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स लेकर आएंगे और होप तो जल्दी जल्दी हम लोगों का न्यूमेरिकल भी आना चालू हो जाएगा।